हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी क्लासेस बाय विकास सर। जिसमें हम लोग एनसीईआरटी भूगोल का क्लास 6 का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग क्लास 6 से लेके 12 क्लास मतलब कक्षा 12 का सभी भूगोल एक ही प्लेलिस्ट में पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग का चैप्टर है क्लास 6 का पहला, वो है सौरमंडल में पृथ्वी। इसमें पढ़ने का तरीका रहेगा, जो संक्षेप में दिया रहेगा उसको पहले पढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग जो भी बॉक्स में दिया है, जिससे कि आप कुछ करके सीखें, इनमें जो भी फैक्ट दिया रहेगा उसको पढ़ेंगे। लास्ट में जो भी क्वेश्चन पूछेगा बहुविकल्पी में, आप सभी क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग ये संक्षेप में। तो सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ ही टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देखते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं अन्य सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात्रि के समय चमकने वाली वस्तुएं हमें दिन में नहीं देख पाते हैं, मतलब देख सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। सूर्य भी एक क्या है, तारा है। इसके बाद रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते हैं तथा अत्यंत छोटे भी दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि के समय रात्रि में आसमान की ओर देखने का समय आप तारों विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी आकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचानने में आने वाला नक्षत्र मंडल सप्तऋषि है। यह 7 तारों का एक समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक भाग है। अब हम लोग चित्र 1.1 भी देखेंगे लास्ट में। परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपका आसमान में और अधिक तारों ग्रहों का नक्षत्र मंडल को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं। यह 1.1 में दिया हुआ है। यदि सप्तऋषि मंडल के स्वीकृत संकेत तारों को आपस में मिलाते हैं, वे एक काल्पनिक रेखा खींची जाए, तब उसमें से आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारा के ओर इंगित करता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, यह ग्रीक भाषा प्लेनेटाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले।
पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, यह एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा पर देखने पर चंद्रमा की सतह पर चमकती हुई प्रतीत होती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। अब इसके बाद हम लोग सौरमंडल पढ़ लेते हैं। तो के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण करता है। उसे हम सौर परिवार के नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। तो पहले हम लोग सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। तो सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य जो है सौरमंडल के लिए प्रकाश एक ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब हम लोग ग्रह पढ़ते हैं। तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे 8 हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि, यूरेनस और नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूवी 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहा जा सकते हैं। इसके बाद अगला है पृथ्वी। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार में भू आप कहा जाता है। भू आप का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारण से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग का दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढका हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। इसके बाद हम लोग चंद्रमा ग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों का अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। इसके बाद है चंद्रमा। पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी चक्कर पूरा भी करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन भर के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान के गड्ढे एवं चंद्रमा की सतह पर छाया बना है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। इसके बाद है क्षुद्र ग्रह। तो तारों, ग्रहों एवं उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल, बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। विज्ञानी के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह का भाग ही हो मतलब ग्रह का ही भाग है, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद टूटकर अलग हो गया है। अब हम लोग उल्का पिंड पढ़ते हैं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों
के छोटे-छोटे टुकड़े को उल्कापिंड कहते हैं। कभी-कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति जो है पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी-कभी कोई उल्का जो है पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपको तारे वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते दिखाई देता है? तो यह लाखों तारों का समूह है। इस पट्टी को हम आकाशगंगा कहते हैं। हमारे सौरमंडल में इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों का एक प्रणाली है। इस प्रकार के लाखों लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड में विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। इसके बाद अभ्यास है। तो पहले हम लोग जो बॉक्स में दिया हुआ है उन सभी बॉक्स को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसमें पहला बॉक्स फैक्ट में दिया हुआ है। पहले ये इसको हम पढ़ते हैं। अरे यार, ये आओ कुछ करके सीखे हैं, तो ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ये देखिए सप्तऋषि तारा है और ये ध्रुव तारा जो नॉर्थ दिशा को इंगित कर रहा है। इसके बाद कुछ रोचक तथ्य हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थ के असंख्य छोटे-छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों की शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से हम देख सकते हैं। इसके बाद ये रहा मतलब मैप, जिसमें हम लोग ये सूर्य है और ये पृथ्वी, सॉरी ये बुध, सूर्य है, बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रह की पेटियां हैं। उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, अरुण को हम यूरेनस और वरुण को नेपच्यून कहते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि पौराणिक रोमन कहानियों में साल जो है सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य परिवार को हम सौरमंडल कहा जाता है। और सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों में लिखे, मतलब कुछ दिया हुआ है। शब्द की उत्पत्ति अब हम लोग देख लेते हैं। ऐसे शब्द जो ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषा में के लिए अलग शब्द होते हैं, मतलब दूसरी भाषा के लिए गए शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा में से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है। जी जिसका शब्द अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिका का अर्थ होता है लिखना। अब यहाँ से देख लेते हैं। जियोलॉजी मतलब पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री मतलब पृथ्वी का मापन, और जियो आयड मतलब होता है पृथ्वी के आकार का अनुरूप। इसके बाद है, क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा मोहित हुआ है, मतलब मोहित होता है। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परिवर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। इसके बाद है, क्या आप जानते हैं प्रकाश की जो गति है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इस गति के बावजूद भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। इसके बाद है रोचक तथ्य। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? तो बिल्कुल नहीं। इसके बाद है उपग्रह। तो उपग्रह एक खगोलीय पिंड है
जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसके रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS एंड इंडोसैट है। इसके बाद ये क्षुद्र ग्रह है, ये ब्रह्मांड है। आज का क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन अब देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो कमेंट बॉक्स में करिएगा। और सूर्य के तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, ये भी कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। और चौथा प्रश्न है कि ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञात होता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो ये सब सारा कमेंट हमारे मतलब कि कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।